9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर और आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर रहे हैं हिमाचल और पंजाब में चुनावी प्रचार। मंडी में कंगना रणावत के लिए पीएम की होगी रैली। अमित शाह, जेपी नड्डा, मल्लिकार्जुन खड़गे और मायावती समेत अखिलेश यादव और तेजस्वी भी प्रचार युद्ध के मैदान में उतरे। सूत्रों के अनुसार नंदीग्राम हिंसा पर सख्त हुए बंगाल के राज्यपाल। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लिखी चिट्ठी, फौरन कार्रवाई करने और कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपने के दिए निर्देश। दिल्ली शराब नीति घोटाले में आरोपी बीआरएस नेता के कविता की जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। कोर्ट ने ईडी और सीबीआई से मांगा था जवाब। राजस्थान में जानलेवा हुई गर्मी, कई लोगों की मौत। गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा और पंजाब समेत कई राज्यों में भी धूप और लू का सितम। अगले कुछ दिन में भी भयंकर लू की चेतावनी। वियतनाम की राजधानी हनोई में एक इमारत में लगी आग, 14 लोगों की मौत, 3 घायल। शॉर्ट सर्किट हादसे का कारण। और आज होगा आईपीएल में दूसरे फाइनलिस्ट का फैसला। क्वालिफायर 2 में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स के साथ। फाइनल्स में कोलकाता नाइट राइडर्स से भिड़ेगी विजेता टीम। और आइए आपको सीधे ले चलते हैं शिमला, जहां प्रधानमंत्री चुनावी जनसभा को कर रहे हैं संबोधित। मेरे लिए नहीं चाहिए, मुझे आशीर्वाद मेरे परिवार वालों के लिए नहीं चाहिए। मुझे आशीर्वाद मेरी जात बिरादरी वालों के लिए नहीं चाहिए। मुझे आशीर्वाद चाहिए ताकतवर भारत बनाने के लिए। मुझे आशीर्वाद चाहिए विकसित भारत बनाने के लिए। मुझे आशीर्वाद चाहिए विकसित हिमाचल के लिए। देश में 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। बीजेपी एनडीए की सरकार बननी पक्की हो चुकी है। और अब हिमाचल 4-0 से हैट्रिक लगाएगा। और हम तो देवभूमि के लोग हैं, हमारी एक भी चीज कभी बेकार नहीं जाने देते। तो कोई हिमाचली अपना वोट बेकार जाने देगा क्या? अपना वोट बेकार जाने देगा क्या? वो उसी का वोट देगा ना जिसकी सरकार बनेगी, और जिसको वोट देगा उसकी ही सरकार बनेगी। ये हिमाचल में पक्का है। मेरे साथ बोलिए, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, हिमाचल प्रदेश सीमा से सटा हुआ राज्य है। हिमाचल के लोग एक मजबूत और ताकतवर सरकार का मतलब जानते हैं। मोदी आपके लिए जान की बाजी लगा देगा, लेकिन आप पर कभी संकट नहीं आने देगा। आपने कांग्रेस का दौर देखा है।
जब एक कमजोर सरकार देश में हुआ करती थी, उस समय पाकिस्तान हमारे सिर पर चढ़ करके नाचता था। कांग्रेस की कमजोर सरकार दुनिया में गुहार लगाती फिरती थी। मोदी ने कहा, भारत अब दुनिया के पास भीख नहीं मांगेगा, भारत अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा। और फिर भारत ने घर में घुस करके मारा। आज देखिए पाकिस्तान की क्या हालत हो गई है। साथियों, हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों ने मुझे अपना हौसला बुलंद रखना सिखाया है। और हिमाचल की बर्फीली पहाड़ियों ने मुझे ठंडे दिमाग से काम करना भी सिखाया है। पहाड़ों ने मुझे अपना सिर गर्व से ऊंचा रखना सिखाया है। और मैं मां भारती का अपमान नहीं सह सकता। लेकिन कांग्रेस मां भारती के अपमान से भी बाज नहीं आती। कांग्रेस को भारत माता की जय कहने से ही दिक्कत है। कांग्रेस को वंदे मातरम कहने से दिक्कत है। ऐसी कांग्रेस कभी हिमाचल का भला नहीं कर सकती। साथियों, यही कांग्रेस है जिसने भारत के सीमावर्ती इलाकों को अपने हाल पर छोड़ दिया था। जब बॉर्डर स्टेट में सड़क बनाने की बात आती थी तो कांग्रेस के हाथ पांव फूल जाते थे। कांग्रेस डर जाती थी कि अगर सड़क बनाई तो उसी सड़क से दुश्मन भीतर आ जाएगा। ऐसी डरपोक सोच मोदी के मिजाज के साथ मेल नहीं खाती है। मोदी ने कांग्रेस के मुकाबले कई गुना ज्यादा पैसे दिए हैं। मोदी ने कहा है बॉर्डर पर सड़कें बनाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। आज बॉर्डर किनारे सैकड़ों किलोमीटर नई सड़कें बनी हैं। आज बॉर्डर किनारे रहने वाले फौजियों का, हमारे लोगों का जीवन आसान हुआ है। साथियों, कांग्रेस ने 4 दशक तक फौजी परिवारों को 1 रैंक 1 पेंशन के लिए तरसाया और कांग्रेस ने एक कैसा मजाक उड़ाया। हमारे पूर्व सैनिकों की आंख में धूल झोंकी और ऐसा पाप करने में उनको शर्म भी नहीं आई। जब 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तय किया और मेरी पहली रैली पूर्व सैनिकों की हुई थी रेवाड़ी में, और रेवाड़ी में पूर्व सैनिकों के सामने मैंने वादा किया था, मैंने गारंटी दी थी कि मैं 1 रैंक 1 पेंशन लागू करूंगा। तो कांग्रेस वाले डर गए, ये मोदी ने नया खेल खेला है तो क्या करे। तो उन्होंने रातों रात अफरा-तफरी में बजट में कहा कि हम भी 1 रैंक 1 पेंशन लागू करेंगे। लेकिन किया क्या, 500 करोड़ रुपए का टोकन डाल करके कह दिया कि 1 रैंक 1 पेंशन लागू करेंगे। ये हमारी फौज के साथ मजाक था, मजाक। ऐसे जैसे किसी बच्चे को कह दे ना कि कोई बात नहीं, शाम को तुझे मुंबई ले जाऊंगा। तो शिमला में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री, जहां पर उन्होंने विपक्ष को, खासतौर पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। तो लोकसभा चुनाव में बस अब अंतिम चरण का मतदान बाकी है और इस दौर के लिए सभी दल अपने प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। बात करें सत्तारूढ़ दल बीजेपी और उसके सबसे बड़े स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री अब इस शिमला की रैली को संबोधित करने के बाद मंडी जाएंगे, जहां बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर अभिनेत्री कंगना रनौत पहली बार चुनाव लड़ रही हैं।
कांग्रेस के विक्रम आदित्य सिंह उनके खिलाफ मंडी से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री पंजाब में चुनावी प्रचार करेंगे। यहां पहली जनसभा गुरदासपुर में होगी। गुरदासपुर से भाजपा उम्मीदवार दिनेश सिंह बब्बू के समर्थन में प्रधानमंत्री मतदाताओं से वोट की अपील करेंगे। उसके बाद जालंधर में बीजेपी उम्मीदवार सुशील कुमार रिंकू के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ पंजाब में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने भी प्रचार अभियान को तेज किया। यहां अभी 3 दिन पहले ही पंजाब में आम आदमी पार्टी को उस समय बड़ा झटका लगा जब जालंधर कैंट के पूर्व विधायक जगबीर सिंह बराड़ बीजेपी में शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी के अंदर भी यहां काफी गुटबाजी है और वो तमाम मुश्किलों से गुजर रही है। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए सभी राजनीतिक दलों ने चुनावी प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। विपक्षी दल आखिरी चरण में जनता को अपने पक्ष में करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज झारखंड के देवघर के मोहनपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। मोहनपुर की सभा में खड़गे के साथ झारखंड के सीएम चंपई सोरेन भी मौजूद रहेंगे। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट पंजाब के अनंतपुर साहिब सीट पर चुनाव प्रचार करेंगे। ये सीट साल 2019 में कांग्रेस ने ही जीती थी। पंजाब की सभी 13 सीटों पर 7वें चरण में 1 जून को मतदान होना है। पंजाब में बसपा सुप्रीमो मायावती आज एक जनसभा को संबोधित करने वाली हैं और जनता से बसपा के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगी। यूपी के पूर्वांचल में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनावी प्रचार की कमान संभालेंगे, तो बिहार में तेजस्वी यादव आरजेडी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे और मतदाताओं से इंडी गठबंधन के पक्ष में मतदान करने की अपील भी। जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर कश्मीरी शरणार्थी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए तैयार हैं। लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण को लेकर जम्मू कश्मीर की राजौरी में तैयारियां अंतिम चरण में हैं। अनंतनाग राजौरी लोकसभा क्षेत्र में 6ठे चरण में शनिवार को मतदान होना है। इसमें जम्मू कश्मीर का अनंतनाग राजौरी संसदीय क्षेत्र भी है। वहीं चुनाव को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए। वोटिंग से पहले सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण के तहत कल वोट डाले जाने हैं और इस दौर में जिन सीटों पर मतदान होना है इनमें सबसे ज्यादा 14 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश की हैं। 6 और 25 मई को 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर वोटिंग होनी है। इसमें जम्मू कश्मीर का अनंतनाग राजौरी संसदीय क्षेत्र भी है, जहां मतदान तीसरे चरण की बजाय 6ठे चरण के लिए स्थगित कर दिया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी, भोजपुरी कलाकार मनोज तिवारी, निरहुआ, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और मनोहर लाल समेत कई केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत का फैसला इसी चरण में ईवीएम में बंद हो जाएगा। 6ठे चरण में जिन सीटों पर मतदान होना है उनमें उत्तर प्रदेश की 14, हरियाणा की सभी 10, बिहार और पश्चिम बंगाल की 8, दिल्ली की सभी 7, ओडिशा की 6 और झारखंड की 4 सीटें शामिल हैं। वहीं सबसे कम जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर भी लोग वोट डालने जाएंगे। स्वाति मालीवाल मारपीट मामले पर पटियाला लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व आप सांसद धर्मवीर गांधी ने आप को साजिश रचने वाली पार्टी बताया। उन्होंने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि वो खुद साजिश रचने करने वाले व्यक्ति हैं और आम आदमी पार्टी में कुछ भी संभव है। ये साजिशी पार्टी है। केजरीवाल खुद साजिशी बंदा है, मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ। जिस साजिश के तहत प्रशांत भूषण जोगिंदर यादव को निकाला गया और जो उस समय जो माहौल बनाया गया उससे मैं तो भयभीत हो गया था, इसलिए मैंने पार्टी छोड़ दिया, इसलिए मैंने इनसे किनारा कर लिया। कुछ भी संभव है आम आदमी पार्टी में, मैं ये कह सकता हूं। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाने के बाद अब राहुल गांधी ने न्यायपालिका पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त पार्टी है। कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी देश के संवैधानिक संस्थाओं पर, सेना के शौर्य पर, इलेक्शन कमीशन पर, जनता पर सवाल खड़े करने का और केवल अपने परिवार और खानदान को बेहतर बताने का एक पुराना उनकी आदत तो है ही, पर अब तो जुडिशरी पर सवाल उठाते हुए शहजादे कहते हैं कि 2 मुख्यमंत्री जेल गए, एक आदिवासी मुख्यमंत्री, एक नॉन आदिवासी मुख्यमंत्री, अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन,
जुडिशरी ने नॉन आदिवासी मुख्यमंत्री को तो राहत दे दी प्रचार की, और आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल में ही रखा है। ये सरासर जुडिशरी का अपमान है। ये बताता है कि कैसे कांग्रेस के शहजादे अब अपनी जातिवादी और ओबीसी एससी एसटी विरोधी मानसिकता दूसरे संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर भी थोपने का प्रयास कर रहे हैं। शहजाद पूनावाला ने आम आदमी पार्टी को महिला विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि स्वाति मालीवाल के मामले में इतने दिन बीतने के बाद भी अरविंद केजरीवाल चुप्पी साधे हुए हैं। निर्भया केस से जुड़े हुए लोगों ने भी और स्वयं निर्भया जी की माताजी ने भी अपना वक्तव्य रखा है कि ये शर्मनाक है कि एक महिला के साथ ऐसी अभद्रता, ऐसी चीरहरण की घटना होती है और फिर चरित्रहरण किया जाता है। मतलब कि अरविंद केजरीवाल जी के इशारे पर पहले मार पिटाई, उसके बाद चीरहरण और अब चरित्रहरण। पहले करते हैं ये लोग दुराचार, फिर दुष्प्रचार, यही इनका बन चुका है शिष्टाचार। अब सवाल यह है कि 10 दिन से अरविंद केजरीवाल जी आप खामोश क्यों हैं? और फिलहाल 24 की चुनौती से जुड़ी खबरों में बस इतना ही। बात पश्चिम बंगाल की, जहां के नंदीग्राम में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। यहां भारी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। सूत्रों के अनुसार नंदीग्राम में हिंसा को लेकर राज्यपाल ने ममता बनर्जी सरकार से एक्शन रिपोर्ट मांगी। नंदीग्राम में कल भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई थी, जिसमें बीजेपी की एक महिला कार्यकर्ता की मौत हुई है। भारतीय जनता पार्टी की 7 कार्यकर्ता भी जख्मी हुए। भाजपा ने हिंसक झड़प के विरोध में नंदीग्राम में बंद का ऐलान किया था। भाजपा की ओर से पश्चिम बंगाल में चुनाव विज्ञापनों का मामला सुप्रीम कोर्ट में मेंशन किया गया। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ बीजेपी सुप्रीम कोर्ट पहुंची। हाईकोर्ट ने बीजेपी द्वारा टीएमसी के खिलाफ कथित अवमाननापूर्ण विज्ञापन चलाने पर रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। महाराष्ट्र में ठाणे जिले के डोंबिवली इलाके में अमुदन केमिकल कंपनी में बॉयलर फटने की घटना की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। आज सुबह 3 शव और बरामद किए गए। कल दोपहर यहां बॉयलर फटने से भीषण आग लगी। ये फैक्ट्री महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम यानी MIDC फेज 2 के कैंपस में स्थित है। घायलों का इलाज किया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने हादसे में जान गंवाने वाले 5 लोगों को 5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है और घायलों की इलाज की जिम्मेदारी भी ली है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में हुए नक्सली मुठभेड़ में 8 नक्सली मारे गए। सर्चिंग के दौरान एक और नक्सली के शव को भी बरामद किया गया। इससे पहले कल ही 7 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। जिस जगह मुठभेड़ हुई वहां से बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। DRG बस्तर, फाइटर्स और STF की संयुक्त टीम के द्वारा सर्च अभियान अभी भी जारी है। खबर अम्बाला से, जहां दर्दनाक हादसा हुआ है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से वैष्णो देवी दर्शन के लिए जा रही एक ट्रैवलर गाड़ी आगे चल रही ट्रॉलर से टकरा गई। हादसे में 7 श्रद्धालुओं की मौत हुई है, जबकि 20 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मरने वालों में 6 महीने की बच्ची और एक दंपत्ति भी शामिल हैं। हादसा इतना दर्दनाक था कि ट्रैवलर का एक हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ, जबकि कुछ घायल ट्रैवलर में ही फंस गए। चीख पुकार सुनने के बाद राहगीरों ने घायलों को निकाला और पुलिस की मदद से एम्बुलेंस के जरिए छावनी नागरिक अस्पताल और आदेश अस्पताल में उन्हें दाखिल करवाया। ये टेम्पो ट्रैवलर है और बुलंदशहर से चले थे परिवार माता वैष्णो देवी पे जाने के लिए, और अभी NDI प्लाजा ये मोड़ा थाना पड़ाव में पड़ता है जिट रोड पे। तो एक ट्राला था, उसके पीछे से टकराई है। तो अभी तक हमारे पास 4 व्यक्तियों की मौत की सूचना है, बाकी हम पता कर रहे हैं। हमने ट्रक कब्जे में लिया है, अभी वो मौके से फरार हो गया है। तो अभी ट्रक कब्जे में लिया, अगली केस रजिस्टर्ड करके अगली कार्रवाई करेंगे।
राजस्थान में गर्मी और हीट वेव जानलेवा हो गई है। देश के सर्वाधिक गर्मी वाले 10 शहरों में 5 राजस्थान के हैं। तापमान में 24 घंटे गर्मी का 7 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। बाड़मेर में पारा कल 48.8 डिग्री पहुंचा। इससे पहले सर्वाधिक तापमान 2016 में 49.5 डिग्री पहुंचा था। बाड़मेर के अलावा फलौदी में भी 48.6 डिग्री पारा पहुंच गया है और वहीं फतेहपुर, जालौर, चुरू, जोधपुर, जैसलमेर, कोटा में भी पारा 47 डिग्री से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। बीते एक सप्ताह से पड़ रही भीषण गर्मी और लू ने आमजन का हाल बेहाल किया है। प्रचंड गर्मी से राजस्थान में कई लोगों की मौत हुई है। मौसम विभाग ने 3 दिन भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। अगले 3 दिन पश्चिमी राजस्थान के कई शहरों में तापमान 49 से 50 डिग्री पहुंचने की आसार जताए जा रहे हैं। राज्य के सरकारी अस्पतालों के सभी डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां रद्द कर दी गईं। अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान बाड़मेर में 48 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। इसके अलावा 5 ऐसे स्टेशन भी हैं जहां पे अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। यानी कि जो हीट वेव का दौर अब तक चल रहा था, इसकी इंटेंसिटी में अभी और बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल सीवियर हीट वेव की परिस्थिति बनी हुई है। इसके अलावा रात्रि न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर है। यानी कि हीट वेव के साथ साथ में वार्म नाइट कंडीशंस बनी हुई है। वहीं मध्य प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी की मार झेल रहे भोपाल से लेकर ग्वालियर तक शहरों में लू की वजह से लोगों का बुरा हाल है। सबसे बुरी हालत एमपी के गुना में है। यहाँ तापमान 40.6 डिग्री को भी पार कर गया। गुजरात, यूपी, हरियाणा और पंजाब के कई शहरों में पारा 45-40 डिग्री के पार कर गया और मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन भयंकर लू की चेतावनी जारी की। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में अगले 5 दिन ऐसे हैं जहां हालात यही रहने वाले हैं। इन राज्यों में भी लू का रेड अलर्ट जारी किया गया। यूपी में धूप और लू से राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही। कुल मिलाकर इस प्रचंड गर्मी में सभी का बुरा हाल है। भीषण गर्मी के तपन के बाद असम के डिब्रूगढ़ जिले से कई हिस्सों में आज सुबह हल्की बारिश देखी गई। बरसात होने की वजह से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। बारिश के बाद मौसम थोड़ा सुहावना हुआ है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि स्पेन ने आज नई दिल्ली में डिपॉजिटरी के प्रमुख विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव अभिषेक सिंह के साथ स्पेन के राजदूत जोस मारिया रिडाउ डोमिंगवेज के बैठक के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अनुसमर्थन दस्तावेज सौंप दिया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अपने सदस्य देशों में ऊर्जा पहुंच लाने, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने, ऊर्जा संक्रमण को चलाने के साधन के रूप में सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की बढ़ती तैनाती के लिए सहयोगी मंच है। इस गठबंधन का उद्देश्य जीवाश्म ईंधन जैसे ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोतों पर निर्भरता को कम करना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास का परिणाम है। 116 देश ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करता है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे पुणे के खड़कवासला में एनडीए के 146वें कोर्स की पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। सेना प्रमुख ने समीक्षा अधिकारी के तौर पर इस परेड की गरिमा बढ़ाई। इस दौरान जनरल मनोज पांडे ने परेड की सलामी ली। इस कार्यक्रम में तमाम गणमान्य समेत कैडेट्स के परिजन भी शामिल हुए। इससे पहले एनडीए के 146वें पाठ्यक्रम के दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें 205 कैडेट्स को स्नातक की डिग्री प्रदान की गई। दीक्षांत समारोह के दौरान मित्र विदेशी देशों के 17 कैडेट्स को भी डिग्री दी गई। 82 कैडेट्स को विज्ञान विषय में, 84 को कंप्यूटर विज्ञान और 39 कैडेट्स को कला विषय में डिग्रियां दी गई। इसके साथ ही नौसेना और वायुसेना के 132 कैडेट्स ने बीटेक में भी 3 साल के पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र प्राप्त किया। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था है और अब इसे वैश्विक अर्थव्यवस्था का इंजन कहा जाने लगा है। यही वजह है कि आज भारत निवेश का मुख्य केंद्र बना है। देश में पिछले एक दशक में $8 ट्रिलियन का सार्वजनिक और निजी निवेश किया गया। ये देश की आज़ादी के बाद से किए गए निवेश से आधे से अधिक है। डीएसपी एसेट मैनेजर्स की रिपोर्ट की माने तो 1947 में देश की आज़ादी के बाद अब तक विभिन्न निवेश पर $14 ट्रिलियन खर्च किए गए। इसमें परिवारों द्वारा आवास पर खर्च, सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे के निर्माण पर खर्च और निजी पूंजी व्यय शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि सरकार अपने हर वार्षिक बजट में पूंजीगत
खर्च आवंटन को बढ़ाती रही। रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत निवेश को लेकर होने वाली हिचक से बाहर निकल गया। कोरोना काल के दौरान निवेश में कुछ कमी जरूर आई, लेकिन उसने सप्लाई चेन को प्रभावित नहीं किया। हालांकि महामारी के बाद सुधार और सरकारी खर्च के माध्यम से बड़े पैमाने पर निवेश की वापसी हो रही है। वैश्विक स्थिति भले ही ठीक ना हो, लेकिन भारत का आधार मजबूत बना हुआ है। रिपोर्ट में भारत के शेयर बाजारों का जिक्र करते हुए भारत अब उभरते बाजारों में दूसरा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार है। उभरते हुए बाजारों में भारत की हिस्सेदारी 2020 में 7.8% से बढ़कर वर्तमान में 17.7% है। कंबोडिया में भारतीय दूतावास द्वारा धोखेबाज नियोक्ताओं से बचाए गए 60 भारतीय नागरिकों का पहला जत्था घर लौट आया। इन भारतीय नागरिकों को अधिकारियों ने 20 मई को जिनबई 4 नाम की जगह से बचाया। भारतीय एम्बेसी ने स्थानीय अथॉरिटी की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था। भारतीय दूतावास ने हाल ही में नौकरी के लिए कंबोडिया जाने वाले लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की। एडवाइजरी में भारतीयों को नौकरी के लिए सिर्फ विदेश मंत्रालय द्वारा अप्रूव किए गए एजेंट से संपर्क करने की सलाह दी गई है। पापुआ न्यू गिनी के एक दूर दराज के इलाके में शुक्रवार हुए भूस्खलन में 100 से अधिक लोगों के मारे जाने की आशंका है। ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्प की खबर के अनुसार भूस्खलन की घटना कथित तौर पर दक्षिण प्रशांत द्वीपीय देश की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी से लगभग 600 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में एंगा प्रांत के काओ कलाम गांव में घटी। यह हादसा स्थानीय समय के अनुसार तड़के 3 बजे के करीब हुआ। इलाके के निवासियों का मानना है कि मृतकों की संख्या 100 से ज्यादा है। हालांकि अधिकारियों ने इस आंकड़े की पुष्टि नहीं की। वियतनाम की राजधानी हनोई में शुक्रवार तड़के एक इमारत में आग लगने से 14 लोगों की मौत हुई है और 3 अन्य घायल। इमारत 100 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैली है और लगभग 2 मीटर चौड़ी है और ट्रुंग किन स्ट्रीट में लगभग 200 मीटर की दूरी पर संकरी गली में स्थित है, जिसकी वजह से वहां अग्निशमन ट्रकों का जाना मुश्किल हो रहा है। वियतनाम न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार इस बहुमंजिला इमारत में हर मंजिल पर 2 कमरे। पहली मंजिल का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक साइकिल की बिक्री और मरम्मत के लिए किया जाता है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार शुरुआत में आग की लपटों की मुख्य वजह इलेक्ट्रिक साइकिल शॉर्ट सर्किट बताई गई थी। मामले की आगे की जांच की जा रही है। इस साल के पहले 4 महीनों में वियतनाम में कुल 1555 आग की घटनाएं हुई, जिसमें 28 लोग मारे गए और 26 घायल। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने मलेशिया मास्टर्स के सेमीफाइनल में जगह बनाई। आज खेले गए क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने चीन के शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हान युई को 21-13, 14-21, 21-12 से हराया। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।